Dear students of class 10, today I am teaching all of you most important topic in respiration, that is anaerobic respiration and aerobic respiration. As you know, perhaps previously, जैसा कि आप जानते हैं कि श्वसन की क्रिया जीवों में ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें जीव बाहर से ऑक्सीजन लेते, एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है हमारे कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ जिसको सबस्ट्रेट कहते ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा भी होता है ब्रेक डाउन, कभी कभी, है ना। आकस्मिक स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी ये जो है हमारा फूड यानी सबस्ट्रेट वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या होता है, फूड के ऑक्सीडेशन से कोशिकाओं में या ब्रेक डाउन से ऊर्जा का क्या होता है, निष्कासन होता है। और उसी ऊर्जा से जिस शरीर का फिजियोलॉजी, सारे फिजियोलॉजी संपन्न होता है, और साथ ही जीव जो भी कार्य करते हैं वह सारे संपन्न होता है। तो अभी देखेंगे कि श्वसन के क्रिया के दो प्रकार है। ये श्वसन क्रिया के दो प्रकार है, कौन कौन आप देखेंगे। एक है इसका एनएरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा है एरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन को हिंदी में अनॉक्सी श्वसन कहते हैं और एरोबिक रिस्पिरेशन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन इस तरह की श्वसन की क्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन कर जाता है। अर्थात ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ब्रेक डाउन करते हैं। अर्थात श्वसन की वह क्रिया जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन के इस क्रिया को हम लोग अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरा है एरोबिक रिस्पिरेशन। यह एरोबिक रिस्पिरेशन एक श्वसन की ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन के द्वारा ही संपन्न होता है, अर्थात ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है। तो अब समझ गए कि श्वसन की जो क्रिया है वह अनऑक्सी हो गया, दूसरा ऑक्सी हो गया। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एरोबिक रिस्पिरेशन। अब देखेंगे कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन की क्रियाविधि क्या है। तो हम देखेंगे कि चाहे वह एनएरोबिक रिस्पिरेशन है या एरोबिक रिस्पिरेशन है, यह श्वसन की क्रिया कहाँ कोशिकाओं में संपन्न होता है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज यह हमारा फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, और इसी का मुख्य रूप से विखंडन होता है। या उसे सभी हमारे जो भोजन है ना, न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट्स है, ये सभी ऑक्सीडाइज होकर के क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते। तो ग्लूकोज के द्वारा, है ना, यहाँ पर श्वसन क्रिया की शुरुआत होती है। तो ग्लूकोज क्या है, यहाँ पर श्वसन का क्या है, सबस्ट्रेट। अब देखते हैं क्या कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन जब होता है, हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी एनएरोबिक रिस्पिरेशन की। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है वह साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। और ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यह कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज विखंडित होकर क्या करता है, पायरूवेट बनाता है।
ये पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में ऊर्जा का भी विमोचन होता है ना? तो इस तरह से हम क्या देखते हैं श्वसन क्रिया में, है ना? चाहे वह एनाएरोबिक पाथवेज है या एरोबिक पाथवेज, दोनों में ही क्या होता है कि ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक मध्यवर्ती यौगिक है ना, का निर्माण होता है। और ये पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ ही एनर्जी भी मुक्त होता है। तो पहला कार्य श्वसन का, चाहे वह एनाएरोबिक रिस्पिरेशन है, चाहे वह एरोबिक रिस्पिरेशन, ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, जिसमें पायरुवेट। यह कार्य कहाँ पर? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में, अर्थात कोशिका द्रव्य में होता है। और जब यह एनाएरोबिक पाथवे में जाता है ना, ये पायरुवेट तो खाता है ईस्ट में। ईस्ट का नाम आप सुने होंगे। ईस्ट क्या है? बेकरी में यूटिलाइज होता है ब्रेड बनाने में। और ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंजाई। तो अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के अभाव में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं कार्य करता है ईस्ट में, ऑक्सीजन के अभाव में ईस्ट में क्या होता है? ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट ब्रेक डाउन हो करके ये क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है, इथेनॉल। और ये इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। यह इथेनॉल अल्कोहल है ना, और ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज पहले पायरुवेट में ब्रेक डाउन किया, फिर ईस्ट में, या ईस्ट के एक्शन से या इथेनॉल में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यह इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल है। तो यह जो पाथवे है, इस पाथवे को क्या कहते हैं? ये जो एनारोबिक पाथवे है उसको फर्मेंटेशन, उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये क्या है? फर्मेंटेशन है। अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे, दौड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए वह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है? यह हमारे मसल सेल्स में ये जो पायरुवेट है यह टूट जाता है, और टूट करके वह क्या करता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। जो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ ही एनर्जी भी मुक्त होता है। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, और तो हमें क्या होता है? जोर के मसल्स में दर्द होता है, क्रैम्प होता है। तो इसका क्या है रेमेडी? तो मालिश, मालिश करना। मालिश करने पर क्या होता है? हमारी जो मांसपेशियां, उसमें क्या होता है? स्ट्रेचिंग होता है, फैलाव होता है, और ये लैक्टिक एसिड कम जाता है। तो इस तरह से लैक्टिक एसिड का निर्माण क्या होता है? हमारे मसल सेल्स में होता है। कब? हैवी एक्सरसाइज और हमारे दौर में, है ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन के अभाव में ब्रेक डाउन कर जाता है, और इस क्रिया में भी एनर्जी मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ तक ये जो 2 पाथवेज है, एक है ईस्ट में, एक मसल सेल्स में। ये दोनों पाथवेज क्या है? इन ईस्ट और ये मसल सेल्स में जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या? इथेनॉल मेन प्रोडक्ट हो गया, और इसमें क्या है? तो लैक्टिक एसिड मेन प्रोडक्ट है, और साथ में एनर्जी भी है। तो ये दोनों जो पाथवे है, ये हो गया एनाएरोबिक पाथवे। यह दोनों मिल करके क्या हो गया? एनाएरोबिक पाथवे हो गया। अर्थात इस पाथवे में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई, और ग्लूकोज का क्या है? विखंडन हो चुका है।
तो इस तरह से क्या होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और आपको अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का साइट क्या है, तो वह क्या है, साइटोप्लाज्म। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप समझ गए इस बात को। अब है कि एनर्जी जो बनता है, वह एनर्जी हमारे सेल्स में किस रूप में जमा होता है, तो एनर्जी इज कन्वर्टेड एज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यह एटीपी के रूप में जमा होता है। तो यह जो अनऑक्सीजोशन है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें मात्रा 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का ज्ञानी होता है। यानी कोशिकाओं में 2 एटीपी मॉलिक्यूल शेष रह जाते हैं और अन्य जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वह कोशिकाओं के अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में समाप्त हो जाते हैं। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में आप याद रखेंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल का लाभ होता है, यानी गेंड होता है। तो ये हो गया आपको एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अब आप समझ गए एनाएरोबिक रिस्पायरेशन वह रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज क्या है, साइटोप्लाज्म में विखंडित होकर पायरुवेट बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन के अभाव में ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट टूट करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये हो गया एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और टोटल एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल का गेनिंग होता है। और ये भी याद रखेंगे कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का आंशिक विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन नहीं करता। तो ये हो गया एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की हमने बात किया। अब हम देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को। एरोबिक रिस्पायरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि इसको ऑक्सीशोषण कहते हैं और यह जो रिस्पायरेशन है यह संपन्न होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ O2, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पाथवे बना हुआ है। ये हो गया तीसरा पाथवे, या हम दूसरा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला इसमें क्या देखते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ग्लूकोज का विखंडन क्या होता है, कॉमन हो जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और वो पायरुवेट बनाता है। और यही पायरुवेट क्या होता है, पुनः माइटोकॉन्ड्रिया में है ना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में यह पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक डाउन होने पर चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और एनर्जी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 कार्बन, इसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आपको पूछेगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ टेक प्लेस करता है ना, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आप कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है हमारे सेल में या लिविंग के सेल में होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल लेयर्ड होता है। और ये क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन का साइड है ना। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल को पावर हाउस भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं पावर हाउस। तो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, क्या है कि एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और एनर्जी मुक्त करता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक बात हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर तीसरी बात है ना,
यहां पर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है। और चौथी बात क्या है, इसमें कितने एटीपी बनते हैं? तो यहां पर है ना 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड। यहां पर 36 एटीपी मॉलिक्यूल का गेनिंग होता है कोशिका में, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये बाय प्रोडक्ट हो गया। वाटर भी बनते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान, तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, इस क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह पुनः हमारे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये ट्रैकिया होते हुए नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से नेजल एपर्चर होते हुए बाहर हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने की जो क्रिया है वह एक्सहेलेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन को लेने की जो क्रिया है वह इनहेलेशन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है, ये 4 कंडीशन हो गया। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, और इसमें कुल 36 एटीपी मॉलिक्यूल का क्या होता है, लाभ होता है सेल को। इस तरह से अब देखेंगे कि दोनों एन एरोबिक और प्लस एरोबिक, इस दोनों रिस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है, ये सेल में होता है। तो क्या हो गया, दोनों मिला करके क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पिरेशन, है ना। ये हो गया वन सेलुलर रिस्पिरेशन, वन सेलुलर रिस्पिरेशन। अब पूछता है कि वन सेलुलर रिस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का गेंड होता है, गेनिंग होता है। तो हम क्या जानेंगे कि टोटल वन सेलुलर रिस्पिरेशन में 2 एटीपी प्लस 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, अगर दोनों को हम जोड़ देते तो कितना होगा, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, है ना, का लाभ होता है वन सेलुलर रिस्पिरेशन में। यानी एक कोशिकीय, एक, है ना, यूनिसेलुलर रिस्पिरेशन में कुल 38 मॉलिक्यूल अणु एटीपी का लाभ होता है। आप इसको समझ रहेंगे, कहीं कहीं मिस करता है ना। नहीं हम मतलब क्लियर कंसेप्शन दे पाते हैं कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का मतलब ये निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल वन सेलुलर रिस्पिरेशन में, है ना, में बनता ही मतलब इसका लाभ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्वसन की क्रिया क्या होती है, जीवों में होती है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स, दोनों में ही जो एरोबिक है या जो मतलब, हाँ, सब में मतलब चाहे श्वसन की क्रिया होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक रिस्पिरेशन का शेष बातें रिस्पिरेशन का हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए।